अपने करंट टॉपिक्स के बारे में। करंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले आप सबको पता ही होगा, थंबनेल में आपने देख लिया हम किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। स्पीकर के ऊपर आए हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन होगा रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस। मतलब कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हम उसके पद से हटाते हैं तो क्या संविधान हमको इसकी अनुमति देता है। अगर संविधान हमको इसकी अनुमति देता है तो किस प्रकार की अनुमति देगा, किस तरह की प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाएंगी पार्लियामेंट्स के अंदर, लोकसभा के अंदर, वो सब चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। और जब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि व्हेन डज द लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वैकेट ऑफिस। मतलब कि एक तो जब पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आती है अगेंस्ट किसके, स्पीकर के, तब उसे अपनी पोस्ट से या ऑफिस से हटाया जा सकता है। और भी कोई अन्य तरीका है कि लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना पद कब छोड़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा प्रोसीजर टू रिमूव द लोकसभा स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। मतलब कि किसी भी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रक्रिया है, और प्रोसीजर्स एंड रेगुलेशन से जो पार्लियामेंट के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस है उसके अंदर क्या प्रोसीजर है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी स्पीकर करंट टॉपिक में है और यही 6 क्वेश्चंस बनते हैं उस करंट टॉपिक से रिलेटेड। हालांकि बन तो बहुत सारे सकते हैं स्टैटिक पोर्शन से, लेकिन अपन स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, करंट से रिलेटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं। तो करंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं इन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चौथा है पास्ट प्रेसिडेंट्स। मतलब कि पहले भी ऐसा हुआ है क्या, पिछले सालों में कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हो लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट, ऐसा कुछ हुआ हो, या कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किए गए हो लोकसभा अध्यक्षों के विरुद्ध, ये वो पास हुए हैं फेल हुए हैं, उन सबके बारे में डिटेल से अपन क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। ठीक है। पांचवा गाइडलाइंस गवर्निंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द स्पीकर। कौन कौन सी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी है अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दिशा निर्देश अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जैसे यहाँ पर हम नबम रेबिया केस पढ़ेंगे, क्योंकि नबम रेबिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उन सबका अध्ययन करेंगे इसके अंदर। ठीक है। और जो स्पीकर्स रोल ड्यूरिंग कंसिडरेशन ऑफ रिमूवल मोशन, मतलब कि उस समय जिस समय स्पीकर को हटाने का प्रोसीजर चल रहा है उस समय स्पीकर की क्या भूमिका होने वाली है। क्या वह एज ए नॉर्मल एमपी की तरह पार्टिसिपेट करेगा, या फिर वो स्पीकर की तरह ही पार्टिसिपेट करेगा। और इसकी इंटरनेशनल प्रैक्टिस से कंपेयर करेंगे ताकि आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि विपक्ष में क्या चल रहा है। ठीक है। एक स्टूडेंट बोल रहा है कि आज सर आप क्या कहते हैं, जो चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो इस वजह से। चलो ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं करंट कंटेक्स्ट कि भैया ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, वाई इन द न्यूज, करंट कंटेक्स्ट। ठीक है। मोशन अगेंस्ट ओम बिरला, क्योंकि जो हमारे स्पीकर है वो ओम बिरला साहब ही है। ठीक है। तो सबसे पहले मोशंस कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज के द्वारा लाया गया है, कांग्रेस एंड अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। ठीक है। मतलब कि कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है और 120 एमपीज के द्वारा साइन किया गया है। वैसे ये यूपीएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं है, बट ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कंटेक्स्ट समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी डिटेल्स डाली हुई है। ठीक है। अगर कोई भी मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, किसी के भी अगेंस्ट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट हो, चाहे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, देयर मस्ट बी सम चार्जेस और एलिगेशंस बाय द अपोजिशन पार्टीज टू द करंट गवर्नमेंट, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने क्या एक्यूजेशन लगाए हैं भैया, ब्लेटेंटली पार्टीजन कंडक्ट। मतलब कि अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि स्पष्ट रूप से पक्षपात आचरण है स्पीकर का। तो पहला एलिगेशन ये है। सेकंड एलिगेशन डिनाइंग लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी टाइम टू स्पीक। मतलब कि जब राहुल गांधी बोलने आते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो उनको मना कर दिया जाता है कि वो नहीं बोल सकते हैं। ये दूसरा एलिगेशन है, चार्जेस है स्पीकर्स के ऊपर। और थर्ड है रिफ्यूजल टू अलाउ कोट्स फ्रॉम जनरल नरवनेस मेमोयर। जनरल नरवणे के संस्मरण से उद्धरणों की अनुमति देने से इनकार। मतलब कि जनरल नरवणे ने
जो किताब लिखी थी अभी, उस किताब की कुछ पेजेस पार्लियामेंट में राहुल गांधी दिखा रहे थे। तो जैसे ही दिखा रहे थे तो उनको मना कर दिया गया था कि आप इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि यह अनपब्लिश्ड बुक है। तो ये एलिगेशन लगाया गया है अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ओम बिरला के ऊपर, ठीक है। और चौथा कारण है सस्पेंशन ऑफ अपोजिशन एमपीज, कि भाई स्पीकर जब चाहे तब आर्बिट्रेरली सस्पेंड कर देता है। किनको सस्पेंड कर देता है? एमपीज को। और पांचवा है मेकिंग फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट वुमेन एमपीज रिगार्डिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस, मतलब कि सुरक्षा उल्लंघनों के संबंध में महिला सांसदों के खिलाफ झूठे आरोप लगाए। बेसिकली दीज आर 5 एलिगेशंस, मतलब कि ये 5 एलिगेशन हैं, चार्जेस हैं, जिनके ऊपर ओम बिरला जी के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है बाय दी अपोजिशन पार्टीज, मतलब कि विपक्षी पार्टियों के थ्रू इन 5 एलिगेशंस या चार्जेस के बेस्ड पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाया गया है, ठीक है। अब इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपको समझ में आ गया कि एलिगेशन के चार्जेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर, मतलब कि रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर, मतलब कि भारत की संसद में लोकसभा के अध्यक्ष के पद को उसके पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया संविधान के अंदर क्या है, और रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है इस चीज को लेके। तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 9 क्लोज 4 94 क्लोज सी, जो कहता है कि भैया स्पीकर को एक रेजुलेशन के थ्रू हटाया जा सकता है, मतलब कि सदन के प्रस्ताव द्वारा उनको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोलता है कि स्पीकर को हटाया जा सकता है सदन के रेजुलेशन द्वारा। लेकिन जो ये रेजुलेशन है वो मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है। इसमें कौन सी मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब कि इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है कि अगर इसको हटाना है तो 272 वोट्स इसके पक्ष में होने चाहिए, तभी उनको अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है। आवश्यक प्रभावी बहुमत सदन के उस समय के सभी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, उस समय के सभी सदस्यों का, मतलब कि 272 मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। क्या प्रोसेस बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कि भैया आएगा सबसे पहले रेजुलेशन। दूसरे पेज में देख लेते हैं प्रोसेस क्या है, कि रेजुलेशन लेके आ सकती है पार्लियामेंटेरियंस अगेंस्ट द स्पीकर, और जो ये रेजुलेशन है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। रेजुलेशन इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तो आप इस तरीके से हटा सकते हो, ठीक है। एंड इफेक्टिव मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड होगी उस टाइम पर, अदरवाइज इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं है तो उनको उनकी पोस्ट से हटाया नहीं जा सकता। और भी अन्य तरीके होते हैं वेकेशन ऑफ ऑफिस के, या तो वो खुद रिजाइन कर दें। अगर ओम बिरला जी खुद रिजाइन करते हैं तो 19 क्लोज 4 19(4) क्लोज बी के तहत रिजाइन करेंगे, रिजाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से। तो दो तरीके हो गए, उनको अपनी पोस्ट हटाने से या तो वो खुद रिजाइन कर दें या फिर उनको एक रेजुलेशन के थ्रू इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट हटा दे, ठीक है। बेसिकली रेजुलेशन एंड इफेक्टिव मेजोरिटी ये है आर्टिकल 19(4) क्लोज सी। एंड दूसरा है विकेट करने का तरीका, ऑफिस रिजाइन दे दो अंडर आर्टिकल 19(4) क्लोज बी। These are two things in which the office of the speaker can be vacated. Okay. Now, जो रिमूवल प्रोसेस है ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो सबसे पहले प्रोसीजरल स्टेप्स क्या होंगे इनके। तो सबसे पहले तो नोटिस देना पड़ेगा भैया, किसको नोटिस देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा अपने स्पीकर को। स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी को नोटिस देने के बाद ओम बिरला जी को टाइम दिया जाएगा 14 दिन का, ठीक है। और नोटिस दिया जाएगा सेक्रेटरी जनरल को, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा को,
कि भैया हम लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं, हम इनको इसके पद से हटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा सेक्रेटरी जनरल को। फिर उसके बाद में 14 दिन का टाइम दिया जाएगा किसको, ओम बिरला जी को, एटलीस्ट 14 डेज, ठीक है। और उसके बाद जो है मोशन को जो पार्लियामेंट के बिजनेस है उसके अंदर लिस्ट कर दिया जाएगा। लिस्ट करने के बाद कम से कम ये मोशन 50 मेंबर्स के द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए सदन के अंदर, तब जाकर ये पास होगा। अगर 50 से कम संख्या है तो ये उसी टाइम पे फेल कर जाएगा मोशन, ये पास नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए जो लिमिट है डिबेट करने की मात्र 15 मिनट है, 15 मिनट्स। आ गया बात समझ में। प्रोसीजरल स्टेप्स के अंदर यहाँ तो अपने पढ़ लिया था भाई इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए। अब प्रोसीजरल, जैसे ही अपोजिशन पार्टी को मोशन लेके आना है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सबसे क्या करेगी, सबसे पहले वो करेगी सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल किसका, लोकसभा का, उसको नोटिस देगी। नोटिस किसके बारे में होगा कि भैया हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं स्पीकर के अगेंस्ट। उसके बाद 14 डेज टाइम लाइन है इसकी, नो कॉन्फिडेंस मोशन की, नो कॉन्फिडेंस मोशन की 14 डेज की टाइम लाइन दी जाएगी। केवल कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। और किसको देनी होगी 14 दिन पहले सूचना, स्पीकर को। स्पीकर मतलब कि हमारे ओम बिरला जी को, अगर उनको उनकी पोस्ट से हटाना है तो, ठीक है। एंड उसके बाद में क्या होगा, ये मोशन है जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो बिजनेसेस लिस्ट होते हैं उसमें लिस्ट कर दिया जाएगा। लिस्ट करने के बाद में जैसे ही ये पार्लियामेंट सदन के पटल पर लाया जाएगा, उस टाइम पे कम से कम 50 MP जिस मोशन का सपोर्ट करना चाहिए, अगर ये संख्या 50 से कम है तो उसी वक्त ये मोशन फेल कर जाएगा और फिर इसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गई प्रोसीजरल रिमूवल इन द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजरल स्टेप्स क्या क्या है सब कुछ, ठीक है। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन है कि भैया स्पीकर कटघरे में खड़े हुए हैं अपने, मतलब कि स्पीकर के खिलाफ मोशन है, तो क्या उस टाइम पे स्पीकर स्पीकर रहेगा, क्योंकि अगर उस टाइम पे स्पीकर स्पीकर रहेगा तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब कि जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा होगा तो स्पीकर हाउस को प्रिसाइड नहीं करेगा, मतलब कि उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा जब उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है। उस समय पे हो सकता है कि डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करे कि भैया स्पीकर को हटाने का तो प्रस्ताव आ चुका है, तो सिंपल सी बात है स्पीकर उस समय अध्यक्षता नहीं कर सकता लोकसभा की, तो उस टाइम पे हो सकता है डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता करे, या फिर या फिर कोई और व्यक्ति जिसको नॉमिनेट किया, जो कि नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो बेसिकली किस टाइम पे हम पावर्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि स्पीकर्स की पावर ड्यूरिंग रिमूवल प्रोसीडिंग्स, निष्कासन की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष की स्थिति क्या होगी, ये हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले है प्रिसाइडिंग पावर, क्या वो खुद के रिमूवल मोशन के टाइम पे लोकसभा को प्रिसाइड या अध्यक्षता कर सकता है उसकी, नहीं, उसकी अध्यक्षता वह नहीं कर सकता उस टाइम पे यूजुअली डेप्यूटी स्पीकर ही लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो सिंपल सी बात है, कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हाइल द रेजुलेशन इज अंडर कंसिडरेशन, मतलब कि प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तो कौन करेगा, हो सकता है डेप्यूटी स्पीकर करे, जनरली डेप्यूटी स्पीकर ही करता है अगर डेप्यूटी स्पीकर है तो। और लोकसभा में वैसे डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेट है तो कोई और करेगा, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन राइट्स, इस हमने अभी बात कर ली प्रिसाइडिंग पावर की, उसके बाद में हम बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग राइट्स। जब वो अध्यक्षता करता था तब तो उसके पास कौन सा वोट होता था, कास्टिंग वोट होता था। कास्टिंग वोट मतलब कि जब वोट बराबर हो जाएं तो वो एक वोट डाल सकता था किसी भी मोशन को पास करवाने के लिए। तो अब हम पार्टिसिपेटरी राइट्स की बात करेंगे किस टाइम पे, जब उसके खिलाफ मोशन आया हुआ है तो उनको राइट टू स्पीक होगा, साथ में वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन दी प्रोसीडिंग्स, मतलब कि वो फर्स्ट इंस्टांस में वोट दे सकता है।
एंड बोल सकता है एज अ नॉर्मल एमपी। जैसे नॉर्मल एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा के अंदर, वैसे ही स्पीकर भी पार्टिसिपेट करेगा, वोट भी करेगा, बोलेगा भी सही, सब कुछ करेगा। बट कास्टिंग वोट उसको अलाउड नहीं होगा क्योंकि वो उस टाइम पे प्रिसाइडिंग नहीं कर रहा हाउस को। ठीक है, वोटिंग राइट ये देखो ये आ गया यहाँ पे। कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टांस मतलब कि पहली बार में मतदान कर सकता है जैसे नॉर्मल एमपीज करते हैं अपने उस टाइम पे। कैन नॉट एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट टाई ब्रेकर मतलब कि निर्णायक वोट टाई ब्रेकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उस टाइम पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है तो काय का कास्टिंग वोट। ठीक है, और जो नॉर्मल ऑपरेशंस है यूजुअली स्पीकर ओनली वोट्स टू ब्रेक ए टाई ऑफन फॉलोइंग स्पीकर डेनिसंस रूल टू मेंटेन स्टेटस को। ठीक है, बेसिकली ये अध्यक्ष डेनिसन के नियम है जो उस टाइम पे ब्रिटिश टाइम से चला रहा था। तो सामान्य प्रक्रियाओं में अंतर आमतौर पर अध्यक्ष केवल टाई तोड़ने के लिए मतदान करते हैं मतलब कि अपोजिशन में 10 वोट है और उसके सपोर्ट में भी 10 वोट है तो मोशन पास होगा नहीं होगा। तो इस टाइम पे क्या करेगा स्पीकर एक कास्टिंग वोट डालता है, या तो इसको दे देगा या इसको दे देगा। अगर इसको देगा तो पास नहीं होगा, इसको दे देगा तो पास हो जाएगा, मतलब कि कुछ न कुछ फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो इस वजह से कास्टिंग वोट का उपयोग किया जाता है। और स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का यूज नहीं कर सकता जब उसके खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन कंसिडरेशन में है। ठीक है, और जो जो लीगल लूप होल है रिलेटेड टू द स्पीकर की पोस्ट और स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस रिलेटेड चीजें, ये इसको हम नबम रेबिया केस के अंदर डिस्कस करते हैं हम, जो कि सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें सबसे पहले क्या जजमेंट था, इसमें जजमेंट दिया गया था कि यदि अध्यक्ष के स्वयं के निष्कासन का नोटिस लंबित है तो वह अयोग्यता याचिकाओं मतलब कि दल विरोधी याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले सकता। यहाँ पे समझो, जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, स्पीकर है ये रहा, ये पार्टी है एंड ये पार्टी भी है। ठीक है, अब इस पार्टी के कुछ सदस्य हैं, पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कि 10 सदस्य ज्वाइन कर ली ज्वाइन। तो इन पे लग जाएगा एंटी डिफेक्शन कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा 10th शेड्यूल के अंदर। मतलब कि इनकी मेंबरशिप पे सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये मेंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे हाउस के। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जो पार्टी भी है इनके एमपीज मिलके एक मोशन लेके आ जाएंगे। मोशन किसके अगेंस्ट लेके आ जाएंगे, स्पीकर। जैसे ही स्पीकर के खिलाफ मोशन आ गया आएगा और पास हो जाता है 50 मेंबर के सपोर्ट के बाद, तो स्पीकर, ये जो स्पीकर है अपना, जो वो 10 एमपी ने पार्टी चेंज की है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला नहीं दे सकता। मतलब कि स्पीकर के फैसले को रोकने के लिए जो इन 10 एमएलएज ने या फिर एमपीज ने पार्टी चेंज की है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को रोकने के लिए पार्टी भी जानबूझकर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है स्पीकर के। जैसे ही स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लंबित हो जाएगा तो उस टाइम पे वो किसी भी हालत में इन 10 एमपीज के खिलाफ कोई भी वर्डिक्ट पास नहीं कर सकता। तो ये एक तरीके से एक लूप होल है जिसका उपयोग अधिकतर पार्टीज करती है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था जब शिवसेना टूटी थी। ठीक है, ये था नबम रेबिया केस, बेसिकली इसी के बारे में देख। ए स्पीकर कैन नॉट डिसाइड ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन 10th शेड्यूल एंड डिफेक्शन इफ ए नोटिशन फॉर देयर ऑन रिमूवल इज पेंडिंग। मतलब कि जब स्पीकर के खिलाफ ही उसके रिमूवल का नोटिस पेंडिंग है तो स्पीकर एंटी डिफेक्शन पर कोई भी फैसला नहीं ले सकता। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, used as a static tool by defecting MLS to stall their own disqualification by filing a removal motion against the speaker। मतलब कि ये कह रहा है कि MLS जानबूझकर अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को रोकने के लिए ये टेक्टिक्स अपनाते हैं
वो स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाते हैं। जब स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लंबित है तो स्पीकर, सिंपल सी बात है, उसकी योग्यताओं पर फैसला नहीं दे सकता। ये किसमें कहा है? नबम रेबिया केस 2016 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हिंदी में देख लेते हैं। दल बदलू विधायकों द्वारा स्पीकर के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव दायर करके अपनी अयोग्यता को टालने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और केस स्टडी है महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, शिवसेना स्प्लिट। जब शिवसेना में फूट पड़ी थी, वो इसका प्राइम एग्जाम्पल था। आई बात समझ में? तो बेसिकली स्पीकर के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले भी आए हुए हैं, और पहले भी आए हुए हैं, तो आज तक कोई भी स्पीकर अपनी पोस्ट से नहीं हटा। और जो करंट स्टेटस है, जो नवम रेबिया केस है, इसको चैलेंज किया गया है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर, ताकि जो गैप फाइलिंग है उसको रिवर्सल किया जा सके। अब देखते हैं इसका आगे क्या वर्डिक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट देते हैं। तब तक तो ये आपको याद रखना, नबम रेबिया केस, ठीक है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं स्पीकर के जो ब्रॉडर इश्यूज है विद द स्पीकर्स रोल, मतलब कि अध्यक्ष की भूमिका से जुड़े व्यापक मुद्दे। सबसे ज्यादा स्पीकर से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, एक तो यही होता है कि उनके ऊपर पक्षपात का आरोप लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज के लोगों को उनको ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं दिया जाता। ये पक्ष करता है, गवर्नमेंट के पक्ष में हमेशा इनका झुकाव रहता है, क्योंकि मेनली जो जो पावर में पार्टी है एमपी को उसी के एमपी को स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। Partisanship, absolute power under 10th schedule anti-defection often leads to biased decision favoring the ruling party। मतलब कि इनको सिर्फ 10th शेड्यूल के अंदर एब्सोल्यूट पावर दी गई है कि 10th शेड्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने का अधिकार किसको है? स्पीकर को है, और किसी को नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है? स्पीकर रूलिंग पार्टी है, जैसे मान ले बीजेपी का स्पीकर और बीजेपी के ही एमपीज है जिनको पर एंटी डिफेक्शन का कानून लगा है, तो सिंपल सी बात है, स्पीकर उनको डिले करता रहेगा, या फिर कुछ नॉन पार्टीजनशिप चीजें करते रहेगा, या फिर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। ऐसी कुछ चीजें होती रहेंगी। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध के तहत निरपेक्ष शक्ति अक्सर सत्ताधारी दल के पक्ष में पक्षपात पूर्ण निर्णयों की ओर ले जाती है। जैसे एग्जाम्पल है इसका प्राइम डिलेज इन तेलंगाना फेवरिंग मेंबर्स इन कर्नाटका बालचंद्र केस। मतलब कि जब कुछ एमएलएज एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टीज में गए थे, तो वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का स्पीकर था, वो पार्टीजनशिप दिखा रहा था। ऐसा कुछ एक्यूजेशन है, क्योंकि उन्होंने एक तो टाइमली डिसीजंस नहीं लिए हैं, इसकी वजह से। तो एक कौन सा व्यापक मुद्दा हो गया पार्टीजनशिप। देखो ये जो पार्टीजनशिप है, ये आपके जो ब्रॉडर इश्यूज है विद स्पीकर्स रोल या अध्यक्ष की भूमिका से जुड़े व्यापक मुद्दे हैं, ये मेनली मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो पहला पार्टीजनशिप हो गया, और पार्टीजनशिप में आप ये उदाहरण है वो दे सकते हो, ठीक है। एंड पार्टीजनशिप के बाद में सिंपल सी बात है, दूसरा आएगा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में की हो तो होलोहन 1992 केस था भैया, इसमें जुडिशियल रिव्यू तो अलाउड था। कि हो तो होलोहन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर का डिसीजन है, स्पीकर डिसीजन ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ, इसका जुडिशियल रिव्यू है। लेकिन जुडिशियल रिव्यू तब होगा जब स्पीकर इसके ऊपर डिसीजन दे चुका होगा। मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉज के कानूनों के ऊपर अगर स्पीकर ने डिसीजन नहीं लिया कोई, तो उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू उसका तभी होगा जब स्पीकर उसके ऊपर कुछ न कुछ डिसीजन ले चुका है। देख पढ़ते हैं यहाँ पर, जुडिशियल रिव्यू अलाउड ओनली आफ्टर स्पीकर्स डिसीजन, नो इमीडिएट इंटरवेंशन। की हो तो होलोहन अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही न्यायिक समीक्षा की अनुमति दी गई है, तत्काल हस्तक्षेप है ही नहीं है। और जो करंट आर्ग्यूमेंट है जो अभी इससे ज्यूरिसडिक्शन या फिर जूरिस्प्रूडेंस में चल रहा है, वो है कि भैया कोर्ट्स शुड एक्सपेंड रिव्यू टू इंक्लूड इन एक्शन और डिलेज बाय द स्पीकर। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर स्पीकर डिसीजन नहीं देता कई बार, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। उसको ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है कि स्पीकर इतना टाइम क्यों ले रहा है,
क्यों डिले कर रहा है स्पीकर किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए, समझ में आई बात। एंड जस्टिस नरीमन्स व्यू, यहाँ पे उनका क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन पावर शुड बी ट्रांसफर्ड टू एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल। जो हमारे जस्टिस न्यायमूर्ति नरीमन साहब हैं, उनका तो मत है कि डिस्क्वालिफिकेशन पावर को किसी ट्रिब्यूनल को, जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल है उसको स्थानांतरित कर देनी चाहिए, ना कि स्पीकर के पास होनी चाहिए। तो ये जो सारे टॉपिक है ये सब आपके मेंस में काम आने वाले हैं। इसके लास्ट में जैसे ही हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं मेंस का क्वेश्चंस भी दूंगा, जो रिलेटेड जो करंट मुद्दा है उससे रिलेटेड ही होगा, उस पर आपको लिखना है और मैं उसका मॉडल आंसर भी दूंगा, ठीक है। होगी सारी चीज। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है, तो यस इंडिया में हुआ, लेकिन कोई भी स्पीकर को उसकी पोस्ट से हटाया नहीं गया ऐसे रेजुलेशन के थ्रू। सबसे पहले 1954 में लेके आया गया था इसको, जीवी मावलंकर के अगेंस्ट, मोशन फेल्ड हो गया था। दूसरी बार 1966 में हुकम सिंह को लाया था, मोशन फेल्ड हो गया था उसमें। और 1987 में भी आया था बलराम जाखड़ के खिलाफ, मोशन फेल्ड हो गया। तो मतलब कि 3 बार ऐसा मोशन आ चुका है, लेकिन एक भी बार पास नहीं हुआ, एक बार भी पास नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, इस बार भी पास नहीं होगा, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास अच्छी खासी इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, तो वो पास होने वाला ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं कि भैया स्पीकर जो है, जो इंटरनेशनल कंपैरिजन से, जैसे अपने पड़ोसी पाकिस्तान है उससे कंपैरिजन करते हैं, तो पाकिस्तान में क्या होता है, मोशन मूड अगेंस्ट असद गुजर प्रायर टू द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट पीएम इमरान खान। मतलब कि इंटरनेशनल कंपैरिजन, पाकिस्तान में भी जो पीएम इमरान खान है उसके टाइम पे इमरान खान के खिलाफ मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आके सीधे स्पीकर के अगेंस्ट आया था, जैसा अभी इंडिया में हो रहा है, ठीक है। एंड कनाडा में भी ऐसा हुआ था 2005 में। जो वहाँ का कनाडा का जो स्पीकर था पीटर, उसने कास्टिंग वोट यूज कर लिया था, समझ रहे हो तुम, कास्टिंग वोट यूज कर लिया था। कास्टिंग वोट कब यूज किया उसने, जब उसके खुद के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है। मतलब दिस इज द रेयर occurrence इन द कनाडा। दीज आर द इंटरनेशनल कंपेरिजन्स ऑफ द स्पीकर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। ऑलमोस्ट अपन ने सारी चीजें पढ़ ली है स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल का लीगल बेसिस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल के लीगल बेसिस के बाद में अपन ने पढ़ा है, सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया प्रोसीजर कि किस तरह से पास किया जाएगा। प्रोसीजर पढ़ने के बाद में स्टेटस क्या होगा अपने स्पीकर का एट द टाइम ऑफ रिमूवल प्रोसेस ऑफ द स्पीकर, ठीक है। उसके बाद में हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट, ऐसा हिस्ट्री में कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ है। पांचवा अपन ने पढ़ लिया इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा है इश्यूज रिलेटेड विद द स्पीकर, नॉन पार्टीजन जुडिशियल रिव्यू, नबम रेबिया केस एंड लूपहोल्स, ठीक है। एंड बेसिकली वी आर नाउ स्टडीइंग द समरी ऑफ की टेंशंस। समरी क्या है, summary of the key tensions vary impartiality versus party affiliation. वही है, the speaker retains party membership leading to allegation of bias in disqualification cases. निष्पक्षता बनाम दलीय संबद्धता, मतलब कि वही है कि भैया पार्टी से एफिलिएट होता था, सिंपल सी बात है, उसमें हमेशा है पार्शियलिटी का कुछ न कुछ पॉइंट्स या फिर क्या कुछ अंश मौजूद रहेंगे। रिमूवल वर्सेस डिस्क्वालिफिकेशन, द नबम रेबिया जजमेंट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर अ रिमूवल मोशन इवन वन विदाउट मेजोरिटी सपोर्ट कैन पैरालाइज द स्पीकर्स एबिलिटी टू पॉलिसी डिफेक्शंस। मतलब कि भैया अगर रिमूवल मोशन आया है किसके ऊपर, स्पीकर के ऊपर, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर सकता एमपीज की। निष्कासन बनाम अयोग्यता, नबम रेबिया के फैसले से एक ऐसा विवाद उत्पन्न होता है जहां निष्कासन प्रस्ताव यहां तक कि बहुमत के समर्थन के बिना भी दल बदल पर लगाम लगाने की अध्यक्ष की क्षमता को पनडुब्बी बना सकता है। मतलब दिस इज द लीगल रूप
legal loophole which can be used by the defected MLAs and MPs. Symbolism versus arithmetic. मतलब कि जो रिमूवल मोशंस है आर ऑफन यूज्ड एज पॉलिटिकल स्टेटमेंट रादर देन वायबल अटेम्प्ट्स टू अनसीट द स्पीकर्स. मतलब कि कुल मिला के इसका मतलब है कि भैया तुम स्पीकर को उसकी सीट से हटा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास मैथमेटिक्स नंबर नहीं है. अध्यक्ष पद से हटाने प्रस्तावों को अक्सर राजनीतिक बयानबाजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न कि अध्यक्ष पद को हटाने के लिए किए गए ठोस प्रयासों के रूप में बेसिकली. ठीक है, तो तुमको समरी ऑफ द की टेंशन समझ में आ गई होगी अच्छे से. उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं लास्ट पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ करंट नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष पार्टी लेके तो आ गई, ठीक है, लेकिन इसको पास करने के लिए उनको कम से कम 272 चाहिए. और जो एनडीए है रूलिंग पार्टी जिसका स्पीकर है जिस पार्टी का उसके पास है 293 सीट्स. तो चांस ही नहीं है क्योंकि इंडिया ब्लॉक के पास 238 है, तो चांस ही नहीं है कि ओम बिरला के खिलाफ मोशन पास होगा. ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है इस मोशन का, सिर्फ पर्पज है सिंबॉलिक टू प्लेस चार्जेस ऑन रिकॉर्ड. मतलब कि जो चार्जेस लगाए गए हैं स्पीकर के अगेंस्ट उनको ऑन रिकॉर्ड प्लेस करने के लिए ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं अगेंस्ट दी ओम बिरला हु इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस दी मेंस क्वेश्चन. ठीक है, तो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है. ऐसे डेली अपन एक करंट का इशू पढ़ेंगे और साथ में उसका एक मेंस का क्वेश्चन देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पिवोट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, yet recent political developments highlight structural vulnerabilities regarding impartiality. मतलब कि भैया स्पीकर और इम्पार्शलिटी के बारे में डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर एंड एनालाइज हाउ द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन नवम रेविया हैज इम्पैक्टेड द स्पीकर्स एजुकेटरी पावर्स अंडर द 10th शेड्यूल. वही पंगु बना देगा स्पीकर को, उसके बारे में डिस्कस करना है. देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग करो और मुझे बताओ. ठीक है, अगर आपको इसका मॉडल आंसर चाहिए तो मॉडल आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी ही इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है वाईजी लर्निंग पे, या तो यहाँ से डायरेक्ट स्कैन करो और ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी. अगर आपको ऐसी वीडियो इंफॉर्मेटिव या फिर आपको लगता है कि ये आपके प्रिपरेशन में एक अच्छी भूमिका अदा कर सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना. लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना. ठीक है.